आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज का जो विषय है युवा नेतृत्व की संभावनाएं एवं विकास, एक अवलोकन। इस विषय पर हमें अपने विचार रखना है आप लोगों को, और समाज को एक अच्छा मैसेज आए इस हिसाब से करना है। मैं समझता हूं कि बब्बन जी आप लोगों को, आप सबको जानते हैं, मैं भी लगभग जान ही रहा हूं, तो आप परिचय अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम बब्बन प्रसाद है और मैं सिविल इंजीनियर हूं और इस टाइम मैं चेन्नई में रहता हूं। और इस प्रोग्राम में आज डिस्कशन करने के लिए आप लोग आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। बलराम बिंद है, डॉक्टर बलराम बिंद, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सुनीता मैडम अभी जुड़ नहीं पाई हैं। ये जो है प्रेसिडेंट है महिला सरोजन लोक शक्ति पार्टी का। और मिस विनीता निषाद, ये एमएड है, नेट भी क्वालिफाइड है और जो है सीनियर टीचर हैं। इस समय गोरखपुर में ही ये टीचिंग करते हैं। मिस्टर तिलक निषाद जी, ये वीडियो हैं और यूनाइटेड फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। बहुत ही सज्जन आदमी हैं और समाज के लिए जो है डेडिकेटेड हैं। मिस्टर रवि साहनी, ये इलाहाबाद बैंक में मैनेजर हैं और यूनाइटेड फाउंडेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। इनका विचार जो है हमेशा आता रहता है और सोसाइटी के डेवलपमेंट में ये बहुत योगदान करते हैं और इनका कोशिश रहता है। श्री अरविंद निषाद जी, ये बिजनेसमैन प्लस सोशल वर्कर हैं और साथ में पॉलिटिशियन भी हैं। बहुत ही सज्जन आदमी हैं, किसी को किसी मदद की जरूरत होती है कभी भी तो करते हैं। सबका परिचय हो गया। रामाकांत जी को सभी लोग हम लोग जानते ही हैं। ये हमेशा न्यू इनिशिएटिव जो है लेके आते हैं समाज के सेवा करने के लिए, और निषाद मंथन इन्हीं का क्रिएटिविटी है जिस पर कि हम लोग जो है आज जुड़े हुए हैं। और ये वास्तव में एक मील के पत्थर है कि हम लोग बिना इन्वेस्टमेंट किए एक दूसरे को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने विचार को शेयर कर सकते हैं और इसमें कोई हम लोग एक्सपेंसेस नहीं है सिवाय समय का। और इस प्रोग्राम करने का मेरा दो ही उद्देश्य था। एक तो कोरोना होने की वजह से सारी सामाजिक एक्टिविटी बंद हो गया था, तो इससे दो फायदा था कि लोगों के बीच एक दूरियां बढ़ रही थी। जो भी संगठन चल रहा है तो उसमें कोई गतिविधि नहीं होने के कारण जो है उससे जुड़े हुए लोग भी संगठन से धीरे धीरे दूर हो रहे थे। तो ये दो मुख्य फायदा था। और तीसरा ये फायदा था कि हम लोग जॉब में हैं, हम लोगों के ऊपर कुछ पॉलिसी होता है कि हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कंपनी और जो जॉब के लिए टाइम देना है उसमें से कमी हो। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक माध्यम है कि जो टाइम हम लखनऊ, दिल्ली या कहीं आने जाने के लिए पूरे दिन लगाएंगे और मनी जो एक्सपेंस करेंगे वो सारे बजट करके उसमें से बस 10% टाइम जो हम 6 घंटा आने जाने लखनऊ खर्च करेंगे, उसमें से सिर्फ 1-2 घंटा टाइम हम लोग जो है 10-20% यूज करके जो है हम लोग समाज सेवा जो है कर सकते हैं। आज के टॉपिक जो है, ये टॉपिक सिलेक्ट करने का एक उद्देश्य है कि हम लोगों के समाज में जो है नेतृत्व उभर के क्यों नहीं आ रहा है। कोशिश बहुत कर रहे हैं हम लोग और लेकिन उभर के नहीं आ रहा है। यदि देखा जाए कि एक लड़की होती है, हम सब के घर में होती हैं बच्चियां, धीरे धीरे बड़ी होती है, पढ़ाई करती है और अपने माता पिता के साथ रहती है, भाई बहन के साथ घर को मैनेज करती है। वहां से जब शादी विवाह हो जाता है तो वो ससुराल चली जाती है और ससुराल में इतने अच्छे से घर को लीड करती है, नेतृत्व करती है कि वो अपने बच्चे और अपने परिवार के अन्य लोगों को पढ़ा
खा के, और जो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब चीज बना देती है। लेकिन वो नेतृत्व क्षमता उसका कोई स्वीकार नहीं करता है, उसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन कहीं हम लोगों के समाज में धीरे धीरे ये छोटे छोटे कारण तो नहीं है कि हम लोग का नेतृत्व जो है विकसित नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारा रीजन होगा जिसके हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। रामाकांत जी। जो युवा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व का मतलब होता है कि मतलब आपके अंदर जो होता है ना, एक न्याय निष्ठा होना चाहिए, किसी काम के प्रति एक फोकस होना चाहिए। अगर हमें उसके वो सत्यनिष्ठा होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए, और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए उस काम के प्रति। और एक नेतृत्व ऐसा उभरना चाहिए कि हमें उसको शुरुआती दौर में ही उसे देखना पड़ेगा। हमें इस शुरुआती दौर में जब वो स्कूलिंग करता है, जब स्कूल में होता है, तो मुझे लगता है कि जब जब वो स्कूलिंग करता है ना, तो हमें उस समय उसको नेतृत्व का बोध कराना चाहिए। गांव में उस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए, उसको जिम्मेदारी देना चाहिए। जो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है ढंग से, जो ईमानदार है, जो अपने काम के प्रति निष्ठा है, मुझे लगता है वहीं से ही मतलब डेवलप होता है, वहीं से नेतृत्व का डेवलप होता है। और उसको कहीं ना कहीं जो मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि सामाजिक वो सहयोग करे दूसरे का, कोई काम हो, समझिए कोई ग्रामीण काम हो, गांव का काम हो, तो उसको आगे बढ़ के वो करे। तो मुझे लगता है कि वहां से एक नेतृत्व का विकसित होता है। जी। हाँ, अरविंद जी। जी, जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, तो नेतृत्व ऐसा चीज है कि हर व्यक्ति के अंदर वो होता है। उसको देखेंगे तो जब किसी के भी ऊपर जब कोई थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी आती है, तो उसका समाधान वो स्वयं ढूंढने की कोशिश करता है हर संभव। वैसे ही अगर समाज के अंदर कोई समस्या है, तो उसको भी वो लेके चलने की कोशिश करता है, उसका समाधान का रास्ता ढूंढता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है युवा नेतृत्व की। युवा नेतृत्व का मतलब ये है कि चाहे वो समाज हो चाहे देश हो, खास करके भारत के लिए, जो आने वाली सदी में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की होगी, और ये अपेक्षा की जा रही है कि भारत इसी युवा शक्ति के बल पे बहुत आगे जाएगा। परंतु युवा को जो नेतृत्व मिलना चाहिए, वह शुरुआती दौर में ही, जैसे आप तमाम संगठनों को देखेंगे, जैसे यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं एक ऐसे संगठन को जानता हूँ और आप भी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे बाल्य अवस्था यानी 10 वर्ष के बच्चों का भी ट्रेनिंग होता है, 15 वर्ष के बच्चों का भी ट्रेनिंग होता है, और 21 वर्ष और 18 वर्ष के लोगों की भी ट्रेनिंग होती है, 50 वर्ष के लोगों की भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो खास करके ट्रेनिंग की बात है, वो 10 साल से लेकर के और 18 साल तक के, और वो एक बार नहीं, 1 2 3 टाइम, प्रथम वर्षीय, द्वितीय वर्षीय, तृतीय वर्षीय। और वह नेतृत्व का मतलब ये हुआ कि एक विचार से ऐसे उनको लैस किया जाता है जिसमें वो लयबद्ध होकर के और पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं उस संगठन के प्रति काम करने के लिए, या उस संगठन से जो अपेक्षा है लोगों उसके प्रति लयबद्ध होकर के काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और आज स्थिति ये है कि पूरे विश्व में ये माना जा रहा है कि सबसे अधिक संगठन की ताकत उनके पास है, सबसे अधिक संख्या उनके पास है संगठन में। तो यह किसी समाज के लिए या किसी देश के लिए भी यह इसी रास्ते पे चलने की आवश्यकता है कि जो बच्चा घर में है उसको भी कोई समस्या है तो उसको ये कहना चाहिए कि आप इस को देख लीजिए कैसे करना है, उसकी भी राय समझना आवश्यक है, उसकी भी बात समझना आवश्यक है कि आप इस समस्या के प्रति आपका क्या। विनीता मैडम स्टार्ट करेंगे। जी, सभी बड़े लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विनीता निषाद आपके द्वारा आयोजित इस टॉक शो में आमंत्रित हुई हूँ। इसका मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर अपने
विचार अभिव्यक्त करने के लिए मौका दिया। जैसा कि आज का टॉपिक है युवा नेतृत्व एवं विकास, साथ ही साथ इसके साथ जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं जिनके कारण युवा समाज और राजनीति में उतने मुखरित नहीं हो पा रहे हैं जितना कि एक युवा को होना चाहिए। पहली बात तो ये हमारा भारत देश युवाओं का देश है, जहाँ पर 60 से 65% आबादी युवाओं की, और कहा जाता है बाकी सारे दूसरे देशों में, अमेरिका में, जहाँ पर जनसंख्या भले कम हो, लेकिन वहाँ और चीन आदि देशों में भी आपने सुना होगा कि वहाँ ज्यादातर आबादी अधिक उम्र वाले लोगों की है। तो हमारा देश तो युवाओं का देश है, और किसी भी देश का विकास का मेन आधार वहाँ की युवा शक्ति ही होती है। तो युवा शक्ति को ही नेतृत्व की बागडोर थमा दी जाए, ऐसा तो हम सीधे नहीं, सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आज आप हमारे समाज में देखें, जो भी राजनीतिक पार्टियां सत्तारूढ़ होती हैं, उनमें ज्यादातर लोग जो भी हैं जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर है, वो 60 वर्ष से अधिक वय वाले व्यक्ति हैं। और युवाओं पर देश को चलाने का जो विश्वास और जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनके गुणों और उनके आप कह सकते हैं कि उनके गुणों और उनके जो भी उनकी क्वालिटीज उनको देखते हुए, पहचानते हुए उनको मौका जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ सभी युवाओं से भी अपील है कि अगर उनके अंदर वो जोश, वो जज्बा है कि वो देश के लिए, समाज के लिए और अपनी बिरादरी के लिए कुछ आगे बढ़कर करना चाहते हैं, तो उनको अपने से बड़े लोगों के अनुभवों और उनके ज्ञान का भी जरूर सहारा लेना चाहिए। युवाओं में जोश है, लेकिन जोश के साथ साथ उनको जो अनुभव का निचोड़ होता है उसका कोई मोल नहीं होता। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि नेतृत्व विकास के लिए कौन से गुण होते हैं उसकी पहचान करना जरूरी होता है। लीडरशिप ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए हर इंसान के अंदर लीडरशिप होती है, जैसा कि रवि जी ने कहा, मैं बहुत सहमत हूँ। लेकिन एक परिवार में जैसे एक महिला पूरी घर गृहस्थी संभालती है, और शुरू में हमारे सीनियर सर ने भी कहा कि महिलाओं के कार्यों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। आप देखिए, जिस घर में महिला की ही केवल बातचीत चलती है, अगर वो महिला अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से, आर्थिक रूप से या घरेलू रूप से बहुत अच्छे ढंग से चला रही है, तो अक्सर बाहरी समाज के लोग कहते हैं कि अरे उस घर में तो औरतों की चलती है। तो ये जो विचार है और ये जो मानसिकता है, हमें इसको थोड़ा सा ये गलत सही के दायरे में ना बांध करके हमको इस तरह से देखना चाहिए कि कोई भी संस्था, कोई भी, चाहे वो परिवार हो, एक स्कूल हो, कोई समाज हो, चाहे देश हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, उसके विकास के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी ज्यादा कारगर है, जो भी ज्यादा क्षमतावान है, जो उस नेतृत्व को अपने निजी स्वार्थों से परे लेकर के आगे बढ़ सकता है, हमको निसंकोच उसको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ और जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनको लेते हुए ही नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है। आप सिर्फ एक नेता, जो भी एक नेता बनता है, नेता बन करके उभर रहा होता है, खासकर युवा वर्ग, उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। और खासकर चूंकि जब हम लोग इस निशान मंथन, इस परिचर्चा का ही हमारा के जरिए ये सब हो रहा है, तो हम लोग, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों को भी जो अगर कोई युवा वर्ग इस क्षेत्र में बढ़ रहा है तो उसको समर्थन देना चाहिए। खासकर ऐसा होता है जब भी कोई बहुत आगे बढ़ता है, तो हम लोग फिर वो कुछ समय बाद किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी के सदस्यता लेने के विचार में रहता है। तो हमें उसके इस विचार को बहुत गलत रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस भी मान लीजिए कोई भी सामाजिक दायरे में नेतृत्व का कोई काम कर रहा है, सिर्फ हमारा यही कहने का मकसद है कि कोई भी नेतृत्व की बागडोर थामे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके सबके हित और विकास के बारे में सोचते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। और अगर जो युवा इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, हमें उनको समर्थन और विश्वास देना चाहिए। साथ ही साथ हमको उनसे सवाल करते रहना चाहिए। वो ऐसा ना समझे कि हमने उनको नेतृत्व की बागडोर थमा दी है तो फिर वो अपने मर्जी से अब सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने विकास के बारे में ही सोचे। धन्यवाद। हाँ, अब
रवि जी। हाँ सर, जितने लोग आप इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमन। जैसा सर आज का टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर आप सभी लोगों से मिल करके और बात करते हुए। मैं कहना चाहता हूँ सर कि आज का जो वर्तमान परिदृश्य है राजनीति का, इसके लिए जो चीजें जरूरत हैं उसमें एक तो कि कोई भी अगर युवा है या कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है, उसके लिए दो ही चीजें आज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उसकी लोकप्रियता स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छी हो और दूसरी बात उसके पास धन का अभाव ना हो। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें आज के समय में बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समाज से बहुत सारे लोग नेतृत्व में नहीं आ पाए हैं, अच्छे राजनेता नहीं बन पाए हैं। शायद इसका एक कारण ये हो सकता है कि चूंकि हमारा समाज जो है बहुत ही निचले पायदान पे माना जाता है, बहुत ही निम्न कोटि का एक तरह से समझा जाता है। हो सकता है इसका एक कारण हो और आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत कमजोर हैं, शायद ये भी रीजन रहा हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो वर्तमान समय में राजनीति में आने के लिए जरूरत है दो चीजों की, जो बताया मैंने। एक तो आर्थिक रूप से सबल हो मनुष्य और उसकी जो है लोकप्रियता अच्छी हो। तो इसके लिए लोकप्रियता के लिए तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति की व्यवहार कुशलता किस तरह की है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। तो जिसको भी राजनीति में जो भी युवा आना चाहते हैं उनको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से अपने जो है अधीनस्थ से अपने जो वरिष्ठ लोगों से किस तरह का व्यवहार रखना है, किस तरह की बातचीत करनी है, ये सारी चीजें बहुत ही ईमानदारी से करनी पड़ेंगी और जो जैसा है उसके हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो पैसे का या धन का अभाव हमारे समाज में है, बहुत ज्यादा लोग सक्षम नहीं है, तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, एक संगठन के रूप में, एक समाज के रूप में सोचना पड़ेगा कि जो भी लोग नेतृत्व में आना चाह रहे हैं उनको हम आर्थिक सहयोग प्रदान करें, किसी भी तरह से उनको हम सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दोनों प्रदान करें और वो स्वच्छंद रूप से नेतृत्व कर सके। मेरा ऐसा मानना है सर। अब तिलक निषाद सर बोलेंगे। आज के इस विषय में जो भी प्रतिभागी हैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, विशेष रूप से बड़े भाई रमाकांत जी का, जिन्होंने आज निषाद मंथन न्यूज के माध्यम से हम लोगों को एक मंच पर ला करके और अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये चैनल आप लोग। और आज का जो विषय है वो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में हमें भले ही थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसे मैं अपने माध्यम से जब देखता हूँ, युवा नेतृत्व की संभावना, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर हमारे समाज में युवाओं के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता विकसित नहीं होगी तो हमारा समाज, हम कह सकते हैं कि जैसा है वैसा ही बना रहेगा, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो बेपेंदी का लोटा जैसे होता है उसी तरह से लुढ़कता रहेगा। स्थिति बिल्कुल क्लियर है। तो इसके लिए जो भी युवा नेतृत्व हैं या युवा लोग हैं, चाहे वो गांव लेवल पे हों, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर अपना काम करना चाह रहे हों, या जिला लेवल पर अपना काम करना चाह रहे हों, मंडल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, जैसे भी जो भी उनकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार जिस स्तर पर वो काम करना चाह रहे हैं, हमें चाहिए या हमारे समाज को चाहिए कि हम सब लोग उनका समर्थन करें, सहयोग करें। क्योंकि बगैर समाज के समर्थन के कोई भी नेतृत्व आगे नहीं बढ़ सकता है। और युवा तभी बढ़ेगा, जहां तक मेरा मानना है, कि उसके अंदर, जैसे अभी रवि जी ने कहा, कि उसकी लोकप्रियता हो। लोकप्रियता के मायने भी कई एक हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम उसके अंदर ईमानदारी और जिस लेवल पर वो काम कर रहा है उस लेवल पर अपने समाज में सहयोग करने की क्षमता हो। जैसे कि अगर गांव लेवल पर करता है तो उसको गांव के लोगों को नेतृत्व देने की क्षमता हो, गांव के लोगों के सुख दुख में 24 घंटे साथ खड़े होने की क्षमता हो।
यदि वो ब्लॉक लेवल पे करता है तो ब्लॉक लेवल के जितने भी जो भी काम आते हैं उनको जो है निपटवाए, जो भी पब्लिक के जो है काम है उनमें सहयोग करे, मदद करे। इसी तरह से जिस स्तर पर वो काम कर रहा है तो वहां उसे अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनमें सहभागिता करते हुए उनको जो है हल कराने का प्रयास करें। साथियों, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूं अपने समाज को कि युवा नेतृत्व करने का सबसे आसान तरीका और सबसे सहज तरीका गांव लेवल से ही शुरू होता है। गांव लेवल की जो भी समस्याएं होती हैं वो या तो थाने स्तर की होती हैं, या लेखपाल स्तर की होती हैं, या ग्राम पंचायत अधिकारी लेवल की होती है। तो यदि गांव का कोई भी युवा है और वो नेतृत्व करना चाह रहा है तो उसे सबसे पहले यही राजनीति की भी 3 सीढ़ियां होती हैं शुरुआती, थाना, तहसील और जो है ब्लॉक। यहीं से कोई भी युवा हो वो नेतृत्व करने की क्षमता यहीं से उसकी विकसित होती है। या दूसरे वे में हम ये भी कह सकते हैं कि उसको राजनीति की जो ABCD सीखनी होती है वो यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से वो सीखना शुरू करता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो भी युवा है नेतृत्व करना चाहता है तो वो इन्हीं स्तर से अपनी जो है नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करेगा और अगले पायदान तक जितना वो ऊंचा जा सकता है वहां तक पहुंचेगा। उसके अंदर जैसा कि अभी हमारे यूनाइट फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी रवि जी ने बताया कि उसकी लोकप्रियता हो, और दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो वो नेतृत्व करना चाहता है तो जो कह रहा है वो दिखना भी चाहिए। उसके अंदर छल कपट की ऐसी कोई भावना ना हो कि वो अपने लोगों के बीच में सामने कुछ कहे और पीठ पीछे जाके कुछ करे, क्योंकि जब उसके अंदर इस तरह की भावना होगी तो वो नेतृत्व नहीं कर पाएगा। वो फिर एक समाज के अंदर बोला जाता है कि दलाल, वो दलाली तो कर सकता है लेकिन समाज का नेतृत्व या अपने जो है लोगों का नेतृत्व ये नहीं कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे समाज में युवा नेतृत्व की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे समाज में नेतृत्व करने वाले लोगों की अभाव है, कमी है, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और नए लोग जो आएंगे और जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी वो निश्चित तौर पर हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे, नई नीति देंगे और नई राजनीति भी देंगे, और एक से एक ऊंचे कदम पे, ऊंची सीढ़ी पे पहुंचेंगे। क्योंकि जैसा कि गांव लेवल से ही राजनीति शुरू होती है और गांव लेवल से ही नेतृत्व शुरू होता है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारे लोग हैं वो गांव लेवल पर ही प्रधानी है, BDC है, इन पर अपना भाग्य आजमाएं और समाज उनका भरपूर सहयोग करे, ताकि वो प्रधान से जब BDC बनेंगे, BDC के बाद कभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, उसके बाद में विधायक, सांसद, और जो है और जब हम लोग चाहेंगे, जैसा कि हमारे लोग कहते हैं कि वो प्रदेश लेवल पे भी हमारे समाज का नेतृत्व कर सकेंगे। ऐसी जो है हमारे समाज में प्रबल संभावनाएं हैं, इनको हमको आपको बढ़ावा देना है। क्योंकि मैं यूनाइट फाउंडेशन का चीफ होने के नाते हमारे का ये प्रयास भी है कि हमारा समाज जो खंड खंड में बटा हुआ है वो एकत्रित हो, और जो हमारे समाज में तमाम राजनीतिक दल हैं या तमाम राजनीतिक संगठन हैं, उन संगठनों को कैसे हम एक मंच पर लाएं, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और चाहते हैं कि हमारे जो भी संगठन हैं उन सब के बीच में हमारा ये यूनाइट फाउंडेशन, आप सभी का यूनाइट फाउंडेशन सबके बीच में समन्वय स्थापित करने में सक्षम रहे, ऐसी संभावना हम व्यक्त करते हैं और भविष्य में ऐसा करके दिखाएंगे। तो जब हम अपने संगठनों को, अपने जो है राजनीतिक दलों को एक मंच पर ले आएंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमारी बिखरी हुई ताकत है वो ताकत इकट्ठी होगी और हमारा नेतृत्व, युवा नेतृत्व भी संगठित होगा, तो हम राजनीति में, समाज में कुछ कर सकने की स्थिति में होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब जो है बलराम बिंद जी,
बलराम बिंद जी पीएचडी हैं और सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने एक रिसर्च बुक, पेपर नहीं थे, बुक ही इन्होंने पब्लिश किया है और इंडिया में वो बहुत सराहा गया था। तो अब जो है बलराम बिंद जी जो है आगे अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो सर मैं इस पे बात करने से पहले 2-3 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें जो युवा नेतृत्व की बात की जा रही है, आखिर में युवा नेतृत्व हम कैसे देख सकते हैं, हमारी संभावनाएं क्या है, इसको विकास के रूप में हम कैसे देख सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस बात को मैं रखने से पहले ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले नेतृत्व की बात तो तब आती है जब आप समस्याओं की पहचान करना जानते हैं। तो युवाओं को सबसे पहले ये जरूरी है, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम खासतौर से मैं अपने समाज के लिए कहूँगा, क्योंकि युवा तो हर युवा अलग अलग एंगल पे है और हर युवा की बात अलग अलग होती है। मैं अपने युवाओं का एक ही चीज अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्हें जो है समस्याओं को समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी विषय वस्तु का अगर आप समस्याओं का अवलोकन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समस्याओं का निदान भी आने वाले समय में हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप समस्याएं, जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में ही ज्यादा समस्याएं हैं, आखिर युवा में ही अगर है या किसी अन्य में भी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे युवा आखिर जो है भटका क्यों है और क्यों हमारी भटकाव जो है हमारे समाज में बना हुआ है कि जो युवा को एक नेतृत्व जो के रूप में पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। आखिर कारण क्या है? कारण दो तीन चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है कि हमारे ही बच्चे जो है नेतृत्व से बाहर क्यों है और हम नेतृत्व में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा गार्जियन सबसे ज्यादा जो है हम जो है 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे भी लगभग जो है किसी फैमिली की है। उस फैमिली की स्थिति को समझने की अगर जरूरत है कि 5 बच्चे होने के बाद, 4 बच्चे होने के बावजूद भी वो फैमिली जो है क्या पैदा करती है, एक मजदूर पैदा करती है। और मजदूर, जाहिर सी बात है कि जब मजदूर अगर पैदा करेंगे तो आप नेतृत्व थोड़े दे पाएंगे। आप एक चीज समझने की जरूरत है कि हम भी संघर्ष उतना ही करते हैं और जो है श्रवण का बेटा भी उतना ही संघर्ष करता है। श्रवण का बेटा जो है किताब कलम उठा करके 30-35 वर्ष तक उस चीज को संघर्ष करता है और हम उस चीज का संघर्ष करते हैं कि हम अपने पेट पालने के लिए 30 से 35 वर्ष संघर्ष करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका नेतृत्व उभरेगा कि हमारे बच्चों में उभरेगा। हम तो मजदूर रह जाते हैं, हमारी जो पहुंच होनी चाहिए थी, हम नेतृत्व देने के लिए तैयार होने चाहिए था, हम जो है मजदूर में तब्दील हो गए। अब मजदूर में जब तब्दील हो गए तो हमारा विकास कहाँ संभव है, आइए हम नेतृत्व की संभावना कहाँ देख पा रहे हैं। तो ये चीजें हमारी जो है सबसे पहले इस पीढ़ी को समझने की जरूरत है, हमारे युवाओं को समझने की जरूरत है कि भाई अपने पेट के लिए सिर्फ जो है या मजदूर बन करके आप नेतृत्व कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि आप भी 35 वर्ष संघर्ष कर रहे हैं, 30-35 वर्ष वो भी संघर्ष कर रहा है। तो वो जो है लीडरशिप में जाता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, तमाम पोस्टों पे जाता है, और आप जो है किसी की जो है मजदूरी के लिए ईंट पट्टा जो है घर बनाने काम करते हैं। नेतृत्व की जो संभावनाएं हैं, संघर्ष हम भी कर रहे हैं, संघर्ष वो भी कर रहा है। तो इस संघर्ष को समझने की जरूरत है कि हमारा नेतृत्व कहाँ है और हमें क्या जरूरत है। ये बात एक चीज समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि हम युवा तो हैं, आखिर हमें किस दिशा में जाने की जरूरत है। अब ये दिशा हमें तय जो है कर नहीं पा रहे हैं कि हमको दिशा किस दिशा में जाने की जरूरत है। तो दिशा में ये समझने की जरूरत है कि जाहिर से और जल छतरी हमेशा जो है एक वेव की पहचान करना जानता है, यानी कि लहर की पहचान करना जानता है कि हमारी नाव किस दिशा में जानी चाहिए और किस दिशा में नहीं जानी चाहिए। तो जानता है कि वेव माने लहर पैदा करना। अगर युवाओं को जो है अगर मजदूर रहेगा तो वेव कहाँ से पैदा करेगा? जाहिर से बात है कि हमारा नेतृत्व तो गायब हो जा रहा है। अब वेव पैदा करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए।
जो एक सवर्ण का बेटा करता है, ना कि जो है हम एक जो है इन चीजों को देखते हैं कि हम जो अपने पालने के लिए संघर्ष करते हैं। जाहिर सी बात है कि नेतृत्व की संभावना है कि जब अगर 10 से 15 साल में नेतृत्व बढ़ेगा, वो जो है एक ही चीजें है कि आपको जो है किसी का बेटा अगर या किसी के गार्जियन तभी तैयार हो पाएगा या बेटा उसका तैयार हो पाएगा कि जब वो उसका जो बेटा तभी तैयार हो पाएगा, जब ऐसा है कि जो है किसी का बेटा तभी तैयार हो पाएगा जब एक पीढ़ी को जो है बलिदान देना पड़ेगा। जब वो अपनी एक पीढ़ी को बलिदान नहीं देगा, जाहिर सी बात है कि हमारी पीढ़ी किस तरह की है, मजदूर की है। एक हमारी जो वर्तमान स्थिति क्या है, मजदूर की है। तो हमारी जो पीढ़ी को जो है इसलिए बलिदान देने की जरूरत है कि बलिदान देगा तभी उसका बेटा पढ़ेगा। अगर वो बलिदान नहीं देता है तो बेटा नहीं पढ़ पाएगा, तो बेटा कहा जाएगा मजदूर बनेगा। और मजदूर जब पैदा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका नेतृत्व नहीं होगा। अब ये बात तो आपका तय होगा कि आप मजदूर पैदा हो गए। अब जो है नेतृत्व की जब बात आती है, तो जब आप बात करते हैं कि हमको जो है राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है या हमारी जो है सामाजिक पहचान की जरूरत है या हम इकोनॉमिक रूप में जो है की है, इन बिंदुओं को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरत है कि हमें तय करना होगा हमको जो है नेतृत्व की जो है संभावना तभी उभर के आएगी जब हम शिक्षित होंगे। जाहिर से बात है कि आप धीरे धीरे जो है उभार में आ रहे हैं। उभार में कैसे आप जो है जो पूर्वांचल की जो पृष्ठभूमि आप देखे हुए तो जो है राजनीतिक रूप से धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ती जा रही है। आप जो है भले जो है इधर पश्चिमी क्षेत्र में जो है भले कश्यप मजबूत स्थिति में हो कि हम जो है आने वाले समय में जो है राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि जो एजुकेशनल रूप से जो है हम अभी भी न के बराबर की स्थिति में है। ये इस चीज को इन बिंदु को देखने की जरूरत है। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि जब हम ठीक है, अब नेक्स्ट तेजपाल जी बोलेंगे। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार जी। इस मीटिंग के अध्यक्ष जी, मुझे जो है जो यूनाइट फाउंडेशन के ग्रुप में मुझे जोड़ा हुआ है, मुझे उसी के माध्यम से पता लगा कि भी आज जो है जूम मीटिंग है जी। तो सभी लोग मेरे लिए नए हैं, तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं पंजाब कैडर में हूं। पंजाब में एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी हूं पंजाब कैडर में, और बेसिकली दिल्ली और उसके आसपास के ही मेरे रिलेटिव उधर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो ये जो युवा नेतृत्व की बात चल रही है हमारे ग्रुप के अंदर, तो इसमें जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि भी हमने मजदूर पैदा करने हैं, अगर या मजदूर ही पैदा हो रहे हैं, मैं उनकी बात से पार्टली सहमत हूँ और पार्टली ही असहमत हूँ कि अगर हम अपनी बात करें भी हमारे बुजुर्ग या हमारे पिताजी या हमारे बाप जो है वो भी मजदूर थे, लेकिन उन्होंने जिस कैसे भी हमें पढ़ा लिखा के जो इस मुकाम तक पहुंचाया, तो हम उनके आभारी रहेंगे, आभारी हैं। और जो युवा नेतृत्व की जो बात चल रही है, उसमें मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो युवा है, जो एजुकेशन में आता है, जो एजुकेटेड है, जो गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम कर सकता है, जो काम करवा सकता है, जो नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि जो जानकार लोग होंगे, जो जानकार लड़के या जानकार युवा होगा हमारा, वो ही इस काम को करा सकता है। तो जब वो उस काम को कराने के लिए जाता है, तो उसको क्या होता है कि हमारे इस सारे समाज में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो है, उनको अपना जो एक जो फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता उनको अपना, वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो पढ़ाई में लगे होते हैं, फिर रोजगार ढूंढते हैं। अगर रोजगार मिल जाता है तो फिर अपने परिवार की एक कंडीशन को समाज के स्तर पर लाने के लिए उससे जूझते हैं वो। तो उससे क्या होता है कि उसका टेस्ट, उसका इंटरेस्ट जो है उधर से हट जाता है। और इसके साथ साथ अगर वो आना भी चाहता है नेतृत्व करने के लिए, तो उसके लिए कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन आई मीन टू से कि भी जो दूसरे समाज के जो युवा हैं या दूसरे समाज के जो लोग हैं, उनके वो पहले से ही साधन संपन्न है, उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनको प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत नहीं होती, उनको प्लेटफॉर्म बना बनाया मिलता है। हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक रोजगार तक सीमित रह जाते हैं।
उनको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए वहां तक ही वो फिक्रमंद हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए एक तो समन्वय बनाना भी जरूरी है, और हाँ, युवाओं के साथ साथ जो पुराने लोग जो हमारे समाज का नेतृत्व तो कर रहे हैं, मैं तो सो कॉल्ड कहूंगा उनको कि वो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हो नहीं रहा, कि अगर वो भी क्या चाहते हैं, भले ही वो पिछले 10 साल से 20 साल से 15 साल से भले ही वो समाज में जो भी कर रहे हैं XYZ, चाहे वो नथिंग है, चाहे समथिंग है, चाहे वो पार्टली है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि भी हमारा स्थान, हमारी जगह कोई कोई और दूसरा ना ले ले, चाहे वो युवा ही क्यों ना हो। तो हमें ये भी एक सोच उनकी बदलनी पड़ेगी, और युवाओं के फ्यूचर को हमें एक सिक्योर करना पड़ेगा, उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि भी हम आपके साथ हैं, आप आगे आइए, भी इधर भी जो है आप सिक्योर हो। तो मेरा तो अभी जो पहले राउंड में जो 2-3 मिनट का मुझे समय दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा यही मानना है और यही कहना है, बल्कि मैं तो एक श्रोता और दर्शक की वजह से जुड़ के आया था, मैं आप सभी बुद्धिजीवियों के विचार सुनूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनीता बहन जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि जो है भी समन्वित होके समाज को, और जो खासकर हमें जो नारी को भी जो है ना, जो हमारी बेटियां हैं, उसको भी आगे लाना पड़ेगा, पैरेलल चहुमुखी विकास चारों तरफ से लेके चलना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है। और ये हम लोग के फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, और फर्स्ट राउंड कंप्लीट होते होते हम लोग का डिबेट जो है अब लाइन पे आ गया है कि हम लोग के जो युवा नेतृत्व का संभावना और विकास और इसका अवलोकन करना था। अवलोकन मतलब हम लोग को डिस्कशन ही करना था और पहुंचना है। अरविंद जी के उस समय कट गया था माइक, तो उनको कम समय मिला, तो मैं बहुत जल्दी उनको दूंगा। हम लोग ऐसे ही 2-2, 3-3 मिनट बोलेंगे, टॉपिक वाइज बोलेंगे, और 3 राउंड चलेगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, नेतृत्व क्षमता जो है 2 तरीके से उभरता है। एक तो आप मैदान में कूद जाइए और करना स्टार्ट कर दीजिए, करेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर करेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे। इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग ऐसे ही नेतृत्व थे जो कि जीरो थे और टॉप पर गए। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक। दूसरा चीज क्या है कि हमारे पास संसाधन है, तो हम उस संसाधन को प्रयोग करते हुए हम ट्रेनिंग लेंगे, लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। ये 2 तरीका हो गया। मैं इस तरीका को जो है एक उदाहरण दे के समझाना चाहूंगा कि भारत में एक कृष्ण हुए हैं, हम सभी परिचित हैं, जिनका रंग श्याम वर्ण था, सामान्य से दुबला पतला बालक, जिसके पिता गाय रखते थे और गांव के मुखिया थे। कृष्ण खुद गाय चराने जाते थे। जब गाय चराने जाते थे तो उनके साथी, उनके मित्र उनको चिढ़ाते भी थे। लेकिन ये सामान्य से जो बालक है, तब ग्वाल बालों के साथ साथ जो है पूरे भारत के नेता बन गया, किसी को पता भी नहीं चला। उसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास कंस कहाँ था, तमाम राजा कहाँ थे। वो बालक कब सबका नेतृत्व करने लगा, किसी को पता भी नहीं था। एक विलक्षण शक्ति था उसके अंदर, उस बालक के अंदर एक विलक्षण सी प्रतिभा थी। वो सबके जीवन का अभिन्न अंग था। वो जिस गांव में रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, स्त्री पुरुष गरीब अमीर सबके वो अभिन्न मित्र थे, सबके अस्तित्व के अंश थे। उनको सब इतना वो घिले मुले थे, लगता था कि सब उनके अस्तित्व के अंग हैं। सबके निर्णय के हिस्सेदार थे। जो कोई भी निर्णय लेता था, उस सबके निर्णय के हिस्सेदार थे। सबके गोपनीयता के साझेदार भी थे। बहुत लोगों की गोपनीय बातें जानते थे, लेकिन कभी किसी से कहते नहीं थे। जिस प्रकार छोटे बड़े युवक युवतियों
अबला सबला वृद्ध सबके जीवन का अपरिहार्य अंग थे वो। कब बन गए किसी को पता भी नहीं चला। यही विलक्षण जो गुण था ना, उनको कुशल नेतृत्वकर्ता जो है बनाया था। नेतृत्व का काम बांटना होता है, आदेश देना भर नहीं होता है। नेतृत्व का अर्थ स्वीकार्यता। नेतृत्व का अर्थ है सबकी जिम्मेदारी स्वीकारना, सबकी दिशा दर्शन करना, सबके हितों को सर्वोपर रख अपने हित को बलि देने का आदत बनाना। विश्वास बनाना नहीं पड़ता है। जब हम बोलते हैं ना कि सब लोग कि हम विश्वास बनाएंगे, हम लोग समाज में विश्वास कोई बना नहीं सकता है। वो खुद लोगों के अंदर आपके प्रति उत्पन्न होता है। यदि उसके किसी दूसरे के अंदर विश्वास जो है खुद नहीं उत्पन्न होता है तो हम उत्पन्न जो है नहीं कर सकते हैं। और जब तक ये विश्वास खुद ब खुद दूसरे के अंदर आपके प्रति उत्पन्न नहीं कर देंगे तब तक आप नेतृत्व जो है किसी का नहीं कर सकते हैं। जो बलराम जी ने एक बात किया ना, जो मजदूर पैदा करते हैं, हमारे जीवन का एक घटना है। लखनऊ में हमारे चाचा जी घर बना रहे थे, तो वहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो सुपरवाइजर था, तो लेडीज भी काम करती थी, तो उसके बच्चे वहीं पर रहते थे, तो रोते होते थे। तो हम बोले कि अरे इसको ले जाओ, पहले खिला दो, उसके बाद से जो है काम वाम करना। तो सुपरवाइजर बोला कि साहब ये बच्चे और बच्चियां नहीं पैदा करते हैं, ये मजदूर पैदा करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन मैं आज भी इस चीज को मानता हूं कि यदि आदमी ठान ले तो संसाधन जो है उसको नहीं रोक सकता है। संसाधन कम रहते हुए भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ आदमी के अंदर गुण होना चाहिए, कठिन परिश्रम करने की क्षमता हो, कंटिन्यूअस परिश्रम करने की क्षमता हो, और उसका मोटिवेशन कंटिन्यूअस बना रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि उसको जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो जब तक वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो नेतृत्व नहीं कर सकता है। जबकि हम लोगों के अंदर क्या है कि हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब तक हम अपनी डिपेंडेंसी खत्म नहीं कर देंगे, जब तक युवा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, वो नेतृत्व नहीं कर सकता है। पहले डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद से नेतृत्व जो है वो करेगा, तो नेतृत्व क्षमता उसके अंदर जो है विकसित हो जाएगी। अब जो है नेक्स्ट मैं देता हूँ अरविंद जी को। मुख्य विषय है कि युवा नेतृत्व का विकास समाज में कैसे हो। हम लोग तो स्वयं मैं उस अवस्था से गुजरा हूँ और एक चक्र का पूरा हो गया, उसमें ढेर सारी बातें आई भी। और सही बात यही है कि जब जिसके अंदर एक स्वाभाविक नेतृत्व होता है, एक स्वाभाविक गुण होता है, और एक डेवलप करना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है, और एक स्वतः अंदर से वो निकलता है। तो जिसके अंदर स्वतः का नेतृत्व का गुण है उसको डेवलप करने में बहुत आसानी होती है, और एक जिसके अंदर है नहीं उसको बनाना। जैसे अपने समाज में एक बहुत विडंबना ये है कि अपना समाज थोड़ा पढ़ा लिखा भी कम है, संसाधन से भी कमजोर है। तो लोग ये देखना चाहते हैं कि कितना मजबूत है वो, शक्तिशाली है, और उसकी मजबूती इस पे वो महत्व देते हैं कि कितना उसके पास गाड़ी है, कितना उसके पास विपन्स है, या कितना तेज वो चिल्ला सकता है, या कितना जोरदार रूप से आवाज लगा सकता है। हकीकत तो यह है कि जब नेतृत्व करने की बात आती है तो वहां पे बहुत धारदार होना चाहिए, उसके अंदर बुद्धि के साथ साथ विवेक होना चाहिए, सही तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। कितना उसके पास गाड़ी है, कितना उसके पास विपन्स है, उसके पास सही तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। उसको कम से कम 1 से 2 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। देश और दुनिया समाज के बारे में ढेर सारी चीजों की जानकारी रखनी चाहिए, और तब वो लड़ सकता है और मुकम्मल एक राजनीति को
गति दे सकता है और अपने समाज का या देश का वो नेतृत्व कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, जब हम एक ऐसे नेतृत्व को विकसित करते हैं जो केवल और केवल संसाधन के बल पर राजनीति कर रहा है, तो वह जब आगे बढ़ता है या नेतृत्व को प्राप्त करता है, लीडरशिप लेता है, तो वह समाज को पीछे छोड़ता है और केवल अपने संसाधनों के ऊपर खर्च किए हुए धन का उसका जो है लाभांश निकालने के चक्कर में लग जाता है। लेकिन एक नेतृत्व ऐसा है जो स्वतः स्फूर्त है और वह केवल संसाधन से कमजोर है, लेकिन कहीं से भी वो तथ्यों से, जानकारी से कहीं बहुत मजबूत। तो एक ये भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम ऐसे नेतृत्व का विकास करें जो केवल और केवल संसाधन के भरोसे न हो, बल्कि उसकी आत्मशक्ति, हम कह सकते हैं आत्मशक्ति, और आत्मशक्ति उसी की मजबूत हो सकती है जिसको ज्ञान का जो है आलम्ब हो, न कि केवल धन का आलम्ब। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम एक ऐसी नेतृत्व क्षमता विकसित करें जो ज्ञान पे टिका हो, केवल साधन पे न टिका हो। ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो यह समाज में रखने की भी जरूरत है कि अगर ज्ञान पे टिका हुआ नेतृत्व है तो लंबा चलेगा, लंबा टिकेगा और वह ज्ञान बांटेगा। लेकिन अगर केवल साधन पे वो नेतृत्व टिका हुआ है तो साधन केवल साधन इकट्ठा करेगा और वो बहुत लाभ समाज को नहीं देगा। इसमें दो तीन चीजें जो मुझे अभी तक जो समझ में आया कि हमारा नेतृत्व जो है क्यों नहीं उभर रहा है, कि मेन जो हमारी जो बात है इस पे समझने की जरूरत है कि आखिर हम किस तरह का नेतृत्व की राह देखना चाह रहे हैं। क्या हम अपने जो है बच्चों से एक जो है नेतृत्व की आशा देख रहे हैं, या जो है हमारे गार्जियन का भी कुछ रोल अदा है। जाहिर सी बात है कि जो दंश मैंने झेला, या जो मैं आए दिन अपने युवाओं को देखता हूँ, कि जाहिर सी बात है कि मेरे ही गांव पे के लिए लीजिए उदाहरण में कि लगभग जो है 500 की आबादी है। 500 की आबादी में आप समझ सकते हैं कि मात्र जो है एक पीएचडी है, एक एमफिल मैंने किसी तरह पूरा करवाया और मात्र जो है 10 स्नातक है। उसके बाद से 12 लगभग जो है 12 से 15 जो है इंटर है। उसके बाद से एजुकेशन का जो है 0 हाल है। अब ये समझने की जरूरत है कि जिस समाज में जो है 500 की आबादी हो और मात्र जो है 10 आपके ग्रेजुएट होते हैं और मात्र जो है 20 के आसपास जो है आपके जो इंटर लड़के होते हैं, आखिर जो है ये जो है नेतृत्व जो है कि आप किस तरह के देखते हैं। अब युवा जो एक जो है किसी तरह जो जिसका गार्जियन है, चलो वो तो पढ़ाया या तमाम दिक्कतें झेल करके पढ़ाया, वो पढ़ा, ठीक है। अब जो है वो नेतृत्व किस दिशा में जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब एजुकेशन लेता है तो दिशा विहीन होता है। दिशा विहीन का मतलब कि जैसे ही इंटर करता है तो ये उसको पता नहीं होता है कि आखिर मुझे विच सब्जेक्ट जो है चूज, माने कौन सा सब्जेक्ट को जो है चयन करें कि हमारे लाइफ के लिए एक सिक्योर हो। तो यहाँ पे जो एक संभावना है, जो हमारे युवाओं को जो एक संभावना के रूप में दिखती है कि किसी तरह तो इंटर तक को पास कर लिया, अब इंटर के बाद उसको बीए में जाना है और बीए वो कौन सा सब्जेक्ट चयन करे, या बीएससी चयन करे या जो है बीकॉम चयन करे, उसकी जो है रुचि और जो है चयन का जो है सब्जेक्ट का क्या महत्व है। लगभग जो है गांव के जो जो गांव में निवास करते हैं हमारे बच्चों का ये चीजें अभाव। तो इसमें जो एक नेतृत्व की जो जरूरत है कि जो हमारे जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं वहां पे जो है किस तरह के गाइडलाइन दे रहे हैं कि जो है उसको नेतृत्व को जो है मुख्य धारा में लाया जा सके। ये हमारे यहाँ पे भी हमारे मुख्य धारा के जो लोग हैं जो उनकी कमियां दिखती है कि वहां पे इस तरह की कोई जो है तमाम संगठनों का आप रूप देखेंगे कि लगभग मैंने एक मेरे पास सर्वे है कि 500 के आसपास संगठन सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन में जो है वो कहता है कि मैं विवाह कराता हूँ, शादी विवाह से लेकर के तमाम जो है सामाजिक कार्य को कराता हूँ, और जो है 500 संगठनों का
आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसका न के बराबर रिजल्ट है। अगर वो 500 संगठन जो है एकमात्र जो है जिले में गाइडलाइन माने किसी को जो है काउंसलिंग करना कहा जाता है, काउंसलिंग करता, तो वो उस जिले के जो उसके बच्चे हैं माने उसके बच्चे के साथ साथ अन्य समाज के बच्चे जो है सब्जेक्ट का चयन करने में और उसकी लाइफ का सिक्योर होने में या नेतृत्व की जो संभावना आप जो तलाश कर रहे हैं उसको जो है एक दिखने लगता है। लेकिन वहां पे जो है इस तरह के जो संगठन हमारे पास जो जितने भी बने हैं उसका रिजल्ट न के बराबर आपके सामने है। जाहिर सी बात है कि आप जो है जो जिस राजनीति की आप तलाश कर रहे हैं तो लगभग जो है 30 से 35 आपके राजनीतिक संगठन है। अब राजनीतिक संगठन में हमारे युवा भी संघर्ष कर रहे हैं। अब युवा तो लगातार जब जैसे ही संघर्ष करना शुरू करता है कि मैं राजनीतिक में अपना हस्तक्षेप जमाऊं, वैसे ही इन राजनीतिक पार्टियों का जो है जैसे ही अपने समाज के साथ जो है तालमेल करता है तो जो उसका अगुवा होता है किसी जो है मुख्य धारा के पार्टी से मिल जाता है। अब जो जिस विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ना चाह रहा था, अपने समाज को एक नेतृत्व देना चाह रहा था, वो जो है उसका मनोबल जब टूटता है तो फिर जो है एक संगठन तैयार कर लेता है, या तो संगठन तैयार करता है या तो अपने राजनीतिक रूप से जो है कैरियर को जो है तय करता है। तो जो हमारा एक नेतृत्व के जो उभरने की जो स्थिति थी ये हमारे राजनीतिक रूप से यहाँ इन्होंने रोकने का काम किया हमारे युवाओं को, और जो है जो एक सामाजिक रूप से जो योगदान आप शिक्षा के रूप में जो है 500 संगठन आपने बनाया या जो है आप जो है विकास के रूप में देख रहे थे, नेतृत्व देने की बात सोच रहे थे, तो आपने इन 500 संगठनों का कोई रोल आपने अदा जो है आपने नहीं किया, न ही इसका निष्कर्ष निकला। तो इस तरह के जो स्थितियां आपके समाज में जो बनी हुई है, इन बिंदुओं को भी जो है आपको समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैं थोड़ा सा इसमें कहकर के मैं बंद करना चाहूंगा, अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जो एक गार्जियन का रोल अदा है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है। गार्जियन की क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पीढ़ी जो है, जैसे मेरी एक पीढ़ी को आप बबल सर मेरे घर पे गए हैं और यहाँ तक मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे भाई ने मुझे पढ़ा करके आज मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और उनके मेरे घर के स्थिति को देखे भी हैं और जानते भी हैं। तो एक गार्जियन का सबसे बड़ा रोल होता है कि एक गार्जियन जो है न पढ़ा लिखा होकर के भी एक मेन स्ट्रीम में अपने बच्चों को भेज सकता है, जैसे मेरे को भेजा है। अन्य समाज के जो कई में ऐसे जो आसपास के जो लड़कों को मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के जो है मात्र 2-4 जो है जो हमारे युवा है इस तरह की जो है 2-4 की स्थिति में आके उभर रही है। 100 की जो स्थिति है में नहीं उभर रही है, 2-4 की स्थिति में उभर रही है। ये चीजें समझने की जरूरत है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि एक ब्राह्मण जो है अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो हमारे जो अगुआ है या हमारा गार्जियन है या हमारा सामाजिक कार्यकर्ता है या हमारा राजनीतिक संगठन करता है, इस तरह के जो है इनकी थीम कहाँ पैदा हो पा रही है कि जो एक धर्म की रक्षा करने के लिए वो जो है भीख मांगने के लिए तैयार हो सकता है, और हम अपने बच्चों को जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ना हमारा संगठन कोई खास तरह से रोल अदा कर पा रहा है, ना राजनीतिक, ना हमारा गार्जियन। ये आपका नेतृत्व जो है उभार किस एंगल से आप देखते हैं, ये देखने की संभावना की समझने की जरूरत है और इस पे तलाशने की जरूरत है। मैं फिर आगे जब मौका मिलेगा तो मैं इस बिंदु को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। परशुराम निषाद, सुल्तानपुर आर्मी वालों, एक सामाजिक स्तर बनाने के लिए जैसे कि आज का टॉपिक है एक युवा नेतृत्व। जी हमारा समाज का जो हमारे समाज में है, हमारे समाज के बच्चों को युवा होने ही नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यहाँ ये आ रही है कि जो हमारा बच्चा 10 साल 10वीं 12वीं या 18 साल या 20 साल, इसको युवा नहीं बोलते हैं। सबसे पहले तो ये आती है। विनीता जी आप स्टार्ट करें। हाँ सर, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि युवा नेतृत्व उभर तो आता है, लेकिन अगर उसके अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो हर नेतृत्व, हर गुण किसी भी व्यक्ति में विकसित होता है। लेकिन इन सबसे पहले ये गुण जो होता है हम बीजारोपित भी करते हैं, और किसी भी घर गृहस्थी की सबसे मजबूत आधारशिला का निर्माण करने में उस घर की स्त्री का ही हाथ होता है। ये स्वयं पुरुष वर्ग भी स्वीकार करता है। तो मेरा अपने सभी महिला साथियों से, जो भी ये आगे सुनेंगे वक्तव्य और ये परिचर्चा,
उनसे विशेष तौर से अनुरोध है कि जब भी वो अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के कुछ भी विचार बनाती हैं, पढ़ाने लिखाने, आजकल हर स्त्री, हर महिला, हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई, सिलेबस पढ़ाई, हर चीज के लिए बहुत गंभीरता से विचार करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम पढ़ाई लिखाई के दौरान ये भूल जाते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान और सिलेबस और कोर्स पूरा कराने के चक्कर में हम अपने बच्चों में जो मानवीय मूल्य होते हैं, नेतृत्व के गुण होते हैं, उनको सिखाना भूल जाते हैं। हमारे घर, अपने घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे आसपास हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, इनके साथ, क्योंकि सबसे पहला परिवार और दूसरे बाद हमारे आसपास का जो समाज होता है, यही सबसे बड़ी शिक्षा का स्रोत होता है किसी भी बच्चे के लिए। स्कूल और समाज की परख तो वो बाद में करता है, लेकिन 90% मेरे राय में तो वो अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से ही सीखता है। तो इन गुणों को बीजारोपित करने की ही आवश्यकता है। हम बहुत आगे जाने पर, जब युवा, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, युवा ही नेतृत्व करेगा, लेकिन ये सब गुण बच्चों में बचपन से ही विकसित करनी चाहिए। साथ ही साथ उनमें आत्मनिर्भरता का गुण बहुत आवश्यकता है, जो डाला जाए, वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, तभी वो नेतृत्व भी कर सकेंगे। क्योंकि जो स्वयं इन सब गुणों से उत्प्रोत नहीं रहता है, वो आगे जाकर के नेतृत्व की दिशा को भी सही दिशा में नहीं ले जा पाता है। तो मेरा विशेषकर सभी लोगों से अनुरोध है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और साथ ही साथ उनके सही मार्गदर्शन के लिए एक विशेष नियत समय निर्धारित करना चाहिए। हालांकि औपचारिक शिक्षा हर जगह चलती रहती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ घर घर में एक छोटे छोटे नियम बनाने चाहिए, जो हम, मेरी राय में, आपको सुनने जानने में बहुत ही साधारण लगेंगे, लेकिन इसका एक बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जैसे शाम के समय में जब पूरा घर परिवार, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सभी लोग साथ में बैठें, और विशेषकर उस समय सभी लोग अपना मोबाइल, जो ज्यादातर आप देखते होंगे आजकल का परिदृश्य हो गया, एक ही कमरे में सभी परिवार के सदस्य बैठे हैं, लेकिन सभी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे घरेलू नियम बनाने चाहिए, महिलाओं को खास करके, कि जब हम लोग एक साथ बैठे, परिवार के सभी लोग, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो और बड़ा ही क्यों ना हो, जब हम लोग परिवार के सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, तो हम लोग किसी एक सामाजिक विषय पर सभी लोग प्रतिभाग करें। ये जैसे एक परिचर्चा चल रही है, वैसे ही पारिवारिक स्तर पर भी एक ये शुरू होनी चाहिए, चाहे वो घरेलू खर्च का हो, शिक्षा का हो, बच्चों का भविष्य निर्माण या उनके करियर का हो, कोई घरेलू समस्या हो, या हमारे अपना पारिवारिक बजट हो। इन सब छोटी छोटी चीजों के विषय में जब हम सब लोग खुल के चर्चा करते हैं आपस में परिवार में, तो एक माहौल बनता है जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे मुखर होंगे। और यही मुखरता और ओपननेस जब मिलती है, तो बच्चे आगे चल करके समाज को सही दिशा दे पाते हैं, और उनको ये सब चीजें प्रभावित करती हैं कि हमारे परिवार में भी हमको हर चीज बात कहने का, सिर्फ बात सुनने का नहीं बल्कि सवाल करने का भी अधिकार था। सिर्फ इस नाते हमें शांत नहीं करा दिया जाता कि तुम छोटे हो, तुमको ये बोलने का अधिकार नहीं है। हर छोटे बड़े को ही अपनी बात, अपने अधिकार और अपने मन की जो भी इच्छा है उसको कहने के लिए थोड़ा स्वतंत्र माहौल परिवार में देना चाहिए। और मुझे लगता है अगर हम बचपन से बच्चों में ये सब गुण डालें, तो युवा के तौर पे जब वो समाज में जाएंगे तो उनमें ये गुण और ही मुखरित होंगे और वो देश और समाज का अच्छे से नेतृत्व कर सकेंगे। हाँ रवि जी। हाँ सर। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि समाज का ये परिवर्तन लाना होगा। हम लोगों को भी सोचना होगा कि हम लोगों का भी जन्म ऐसा नहीं हुआ है कि हम केवल जो मजदूरी करें। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोगों का भी जन्म ऐसा ही हुआ है, बार्न टू रूल। हम लोगों के दृष्टिकोण में बेसिक परिवर्तन सभी लोगों को लाना चाहिए, ना केवल उन्हीं लोगों को जो नेतृत्व में आना चाह रहे हैं। नेतृत्व में किसी पार्टिकुलर को ही नहीं मानना चाहिए कि एक ही व्यक्ति को नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए, बल्कि मैं सोचता हूँ सभी लोगों को अपने अंदर ये परिवर्तन लाना चाहिए। सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को लीडर बनना है, हम लोगों को हर चीज में लीड करना है। होता क्या है कि जब आदमी ये सोचता है कि उसे लीडिंग करना है,
तो उसका मस्तिष्क उस तरह से अलग सोचना शुरू कर देता है और वो दूरगामी सोचता है, उसके प्रभावों को, सारी चीजों को सोचता है। तो अगर हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वहां पे हम दूसरों की बातों को सुनने की आदत हो जाती है और उसकी बातों को सुनने के हिसाब से हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसके आदेशों के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क का विकास भी शायद कम हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि और जो है हम अपने परिवर्तन लाए अपने दृष्टिकोण में और ये सोचें कि हम सबको रूल करना है, ऐसा नहीं कि हम जो है गुलामी करें, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और जैसा मैंने बताया कि एक बार पहले भी बात जब हुई थी तो मैंने बताया कि जो नेतृत्व के लिए हमें चाहिए कि जो भी लोग आगे आ रहे हैं उनकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर सके। इसके लिए सपोर्ट पूरे समाज का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन के रूप से हो या किसी भी तरह से हो, ताकि जो भी लोग नेतृत्व में आगे आ रहे हैं उनको पर्याप्त समय मिले, पर्याप्त सुरक्षा मिले। उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि हम अगर नेतृत्व में जा रहे हैं तो हमारे परिवार का क्या होगा, क्या चीजें आगे घटित होगी। और युवा अगर व्यक्ति नेतृत्व में आता है तो उसके लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, क्योंकि नेतृत्व में ऐसी चीजें हैं नहीं कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, आदमी जीवन पर्यंत नेतृत्व करता है। तो अगर कोई एक युवा जो 20 साल का है आज से अपना नेतृत्व ईमानदारी से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ करता है, और सपोज करिए कि उसने 40 साल तक संघर्ष किया और 40 साल के बाद 40-45 साल के बाद वो 65-70 साल की एज में भी अगर एक बार नेतृत्व में सफल हो गया तो कहीं ना कहीं से उसका जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरा संघर्ष करना चाहिए और पूरी जो है एक धैर्य के साथ सार्थक सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर नेतृत्व की कमी है, हमारे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, क्योंकि जब हम जिस काम को करने जाते हैं हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी सीख से हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की कि हमारे अंदर नेतृत्व का गुण नहीं है तो हमें नेतृत्व में आगे नहीं आना चाहिए। ऐसा हमारे समाज को या जो भी लोग आ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उनको हमेशा अपने मोरल को हाई रखना चाहिए और आगे बढ़ते हुए चले जाना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि पूरे समाज को सभी लोग साथ में आए और ऐसे जो भी लोग आगे आना चाह रहे हैं उनका सहयोग करें, समर्थन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल सर आप बोलिए। जैसे कि अभी जो चर्चा चल रही है जी, तो चर्चा में ये बात भी जो है सामने आई है कि एक तो जिनको हम नेतृत्व देना चाहते हैं या जो आगे आना चाहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। और बिना प्रोटेक्शन, जैसे रवि जी ने बताया, बिना प्रोटेक्शन के कोई भी नेतृत्व, चाहे वो युवा है चाहे वो कोई भी है, वो आगे आके काम करना उस हिसाब से नहीं कर पाएगा वो जितनी वो 100% दे सकता है, क्योंकि उसका ध्यान जो है अपने काम में, अपने घर के परिवार के उसमें भी लगा रहेगा उसको। और इसके साथ साथ जैसा कि और भी बुद्धिजीवियों ने कहा है कि भी हम गाइड करें, घर में माहौल बनाएं, डिस्कस करें सभी लेवल पे, परिवार लेवल पे, मोहल्ला और रिलेटिव लेवल पे। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन ये है, सवाल ये निकलता है जी कि जो अवेलेबल सोर्स और रिसोर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए, अपोजिशन या जो और पार्टियां हैं और युवा हैं या और कोई भी संगठन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारा जो सोर्स और रिसोर्स है उससे हम बेहतर रिजल्ट, मतलब ऐसा रिजल्ट की जो उस लेवल का रिजल्ट चाहिए कि जिससे कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट जो है मिल सके, तो वो कैसे हो। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि उसके बिना अगर हम बिना उसको ध्यान में रखते हुए और हम काम करने लग जाएं या काम करते रहें और रिजल्ट हमें उस लेवल का ना मिल पाए, तो समाज को उसका वो फायदा नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए या जो समाज को चाहिए। तो इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि ऐसा माहौल बनाने के लिए अवेलेबल सोर्स और रिसोर्स जो भी हैं, जो आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं या और काफी लोग हैं जो समाज के हित में
आगे आना चाहते हैं। यानी आगे आने से मतलब मेरा कि वो सोर्स और रिसोर्स अवेलेबल कराने के लिए आगे आना चाहते हैं और वो हर तरह से प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। तो उसको एकत्र करके, उनको समन्वित करके, संगठित करके इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि जो हमारा युवा या जो हमारा और भी नेतृत्व जो है, या जो लीडर्स या जिस किसी भी फील्ड में वो आगे आना चाहें, उसमें हम इकट्ठे होके उनको आगे लाएं, आगे लाने का काम करें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनको विश्वास दिलाएं, उनका भरोसा जीतें कि भी आप इस मंच पर इकट्ठे हों और यहाँ से आपको अवेलेबल सोर्स और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग, सोसाइटी समाज के अकॉर्डिंग जो है, आज के माहौल के अकॉर्डिंग भी आपको जो है आगे बढ़ना है, तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा समाज को, तभी उसका फायदा होगा। और जहां तक अभी एक सवाल आया था कि ये भी सही आया था कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है, बहुत धनवान होना जरूरी है, या बस उसमें एक लगन जरूरी है। मेरा ये मानना है, और जब लगन उसमें होगी बड़े अच्छे से, तो जो एक प्लेटफॉर्म है जो आप सब लोगों की विचारों से मुझे लग रहा है कि आप उस प्लेटफॉर्म को बनाने में कामयाब रहेंगे, प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेंगे, तो उसमें जो है उन सबको ला के उसको आगे बढ़ाने के लिए जिसमें लगन होगी तो उसको हेल्प की जा सकती है। उसके साथ साथ जो शिक्षा जो है, अगर हम समन्वय होने की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हुए भी शिक्षा नहीं कर पाते। जैसे कि अभी एक अपने भाई ने बोला है कि हमारे युवा को तो युवा होने ही नहीं दिया जाता, उसको तो एकदम से युवा होने की स्टेज में जैसे ही वो कदम रखता है उसको तो एडल्ट बना दिया जाता है, या वो एडल्ट बन जाता है, या परिस्थिति उसको एडल्ट बना देती है, तो युवा तो वो रहता ही नहीं है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, अवेलेबल सोर्स रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखते हुए, अपने कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए भी हमें इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा कि हमारे पास सोर्स रिसोर्स क्या है और कंपटीटर के पास क्या है, और हमने रिजल्ट उससे बेहतर देंगे या उसके जितना रिजल्ट देंगे तभी हमें कोई आउटपुट मिल पाएगी। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। ये जो टॉपिक है ना जी, बृहद टॉपिक है और इस पर जो है काफी दिनों तक जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे जी। और मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ कि लोगों को मोबिलाइज करें और पार्टिसिपेट करें, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करके और एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और फाइनली कंक्लूड करके जो है ना एक इसका PDF भी हम लोग निकालेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग किए, जिससे कि बाकी जो संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं उनके लिए जो है ये फायदेमंद होगा। क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें से लोगों के जो वॉइस है, लोगों का जो व्यू है, उसको कलेक्ट करके और एज ए रिसर्च पेपर हो जाएगा वो, और उसको जो है बाकी लोग जो संस्था चला रहे हैं उसको स्टडी करेंगे और उससे जो है कुछ लगेगा तो अडॉप्ट करेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। परशुराम जी कुछ कहना चाह रहे, परशुराम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप उनको। जी बोलिए सर। जैसे कि सर मेरी बात तो जो है कट गई थी, उस समय मेरा नहीं हो पाया। तो युवा पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाने के लिए पहले जो हमें हमारी शिक्षा सबसे पहले हमारा तीन नेतृत्व है उसको हमको करना पड़ेगा। एक बाल विवाह दूर करना पड़ेगा, एक जो कि समझ लो कि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमको अपने बेटियों को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम भाई हमारी भी किसी न किसी के बेटी से शादी करना है, किसी न किसी बेटी को देना है, किसी को अपनी बेटी को बहू बनाना है, किसी को अपनी देना है। तो जब हमारी बेटियां, सबसे पहली बात तो है हमारी बेटियां शिक्षित नहीं हो रही हैं, और जो कि इस समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को अचीव करेंगी, और जो शिक्षित हो रहे हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं और वो हमारे समाज से अलग हो रहे हैं।
तो सबसे पहले कि हमारा बाल विवाह दूर करना है, उनको टाइम टू टाइम देना है। जिस प्रकार से जैसे हमारे युवा नेतृत्व की जो सोच बन रही है हमारे समाज में, जिस प्रकार से एक ब्राह्मण का लड़का पैदा होता है, जिस प्रकार से एक ब्राह्मण का लड़का पैदा होते ही उसको हम पंडित जी पाल आगे बोलने लगते हैं, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, वो बच्चा होता है, वो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल का बच्चा होता है। उसको एक सामाजिक स्तर दे देते हैं, लेकिन वही हम अपने बच्चों में, अपने समाज के बच्चों में वो शिक्षा नहीं जागृत कर पाते हैं। जैसे कि बोले, अभी नाम तो हमें नहीं पता है, कि जैसे उन्होंने बोला था कि ये मजदूर पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे समाज में अभी बहुत सारी कुरीतियां कि जो कि बहुत, जैसे कि बच्चे से ही हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हम तो आगे मान लो हमने नौकरी पा गया या हम किसी क्षेत्र में बढ़ गए, सबसे पहले वहां हमको दूर करना पड़ेगा जो हमारे बच्चे हैं, शिक्षित बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक चांस में अगर वो IAS का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी मतलब टेक्निकल किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने फेल हो गया तो उनको डेमोरलाइज नहीं करना है। आप आइए, फिर तैयारी करिए, फिर से पढ़िए। हमारे में जहाँ की सोच है, हाई स्कूल एक बार एग्जाम फेल हो गया, उसके बाद बेटा अभी दिल्ली मुंबई जाओ, तो कहाँ क्या कर पाएगा वो। इंटर फेल हो गया तो बेटा दिल्ली मुंबई जाओ, किसी चीज से परसेंटेज कम आ गया तो बेटा दिल्ली मुंबई जाओ, इसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए उनको चांस बाय चांस देना पड़ेगा, जैसे अलग समाज में दिया जा रहा है। तो जहां तक ये सोच है कि किसी भी क्षेत्र में अगर किसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसको चांस बाय चांस देना पड़ेगा, और इसी से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक चांस में उन्होंने कुछ कम कर दिया। अभी तो हमारे समाज में धीरे धीरे कुछ पहल हो रही है, जैसे कि अभी सामाजिक संगठन बना है, कोई पार्टी बनी है, तो इससे धीरे धीरे समाज में कुछ हो, मतलब आगे सोच की भावना बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, और कोई अकेला नहीं होता है, कोई ना कोई उसको उठाने के लिए आ जाता है। जैसे कि किसी ने छोड़ा तो किसी ने पकड़ा, तो इसलिए समाज को चलाने के लिए कोई ना कोई जरूर पैदा होगा। और अंधविश्वास सबसे बड़ी अपने में अंधविश्वास है। किसी भी चीज को एकदम से ये मत समझ लो कि यही मेरा वो है। अंधविश्वास छोड़ दीजिए, बाल विवाह छोड़ दीजिए, और किसी के बिहाफ में रहना छोड़ दीजिए। ये सब चीजें जो है आपको अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा मतलब आगे ले चलेंगी। जैसे कि हमारे प्रमुख जी से बात हुई है, प्रमुख जी आगे बोलेंगे, बाकी मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों से बहुत अच्छी लग रही है। प्रमुख जी आप अपनी बात रखिए। जी सर, तिलक जी आप बोलिए। आज की हमारी जो परिचर्चा है बहुत ही अच्छे दौर से चल रही है, और जो हमने निष्कर्ष निकाला या हम कहें जो संभावनाएं हैं युवा नेतृत्व, तो मैं कह सकता हूं कि युवा नेतृत्व कोई राजनीति में ही पदार्पण नहीं कर सकता है। वो जहां भी काम करता है, जिस कार्यालय में काम करता है या जिन लोगों के बीच में अपना काम करता है, वहां भी नेतृत्व की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि एक मजदूर होते हैं, जब मजदूर ज्यादा काम करते हैं तो उनके ऊपर एक मेट की भी जरूरत होती है ना सर। तो हम मानते हैं कि जब जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको नेतृत्व करने की जरूरत है। अगर आपको नेतृत्व करना आ जाएगा तो आप जो है आगे चल के उसका लाभ उठाएंगे। और जो आज की परिचर्चा है, विनीता बहन जी ने भी कहा कि जो नेतृत्व है वो केवल पुरुषों के अंदर ही नहीं रहना चाहिए, उनको ही आगे नहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए, महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और हमारे भाई तेजपाल सिंह जी ने कहा कि इसके लिए लगन जरूरी है। हम जो भी काम करते हैं या जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमें लगन जरूरी, कुछ भी कोई भी काम। इसी तरह से नेतृत्व विकास करना है तो नेतृत्व करने के लिए हमारे अंदर एक लगन होना चाहिए, एक अभिलाषा होनी चाहिए, तभी हम आगे चल के जो है उस पर जो है सफल हो सकते हैं। इसी तरह से परशुराम जी ने कहा कि जो हमारे युवा हैं उनको युवा होने नहीं दिया जाता, वो सीधे एकदम जो है प्रौढ़ हो जाते हैं या जो है बुढ़ापे की तरफ चले जाते। तो हमें ये भी सोचना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम ऐसा आहार विहार दें
कि वो कम से कम युवा हों। ये सही है कि हमारे समाज के जो भी बच्चे हैं, जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, चाहे शराब की हो और चाहे ये जो चल गई है पुड़िया, पान पुड़िया, इससे भी हम देखते हैं कि हमारे युवाओं के चेहरे या मुंह बहुत जल्दी बुड्ढों जैसे लगने लगते हैं। तो उनके अंदर हमें ये भी प्रतिभा निखारनी होगी, ये भी उनको जानकारी देनी होगी कि वो ऐसे जो है कामों से दूर रहें, क्योंकि उनको अगर नेतृत्व करना है तो इन सब से बहुत ही दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे काम करते हैं, है ना, तो हम नेतृत्व नहीं कर सकते, ये हमारा मानना है ऐसा। बब्बन जी ने भी कहा कि हमें समस्याओं का जो है के लिए हम मैदान में कूद जाएं और उनका समाधान ढूंढें, तथा जो भी साधन संसाधन है उन्हीं में हम अपना जो है नेतृत्व विकसित करें, नेतृत्व ढूंढें। बहुत अच्छी बात कही है। इसी हिसाब से जो है डॉक्टर बलराम जी ने भी कहा कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं पर भी चिंतन करें। नेतृत्व तो करना चाह रहे, नेतृत्व करना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्या वो कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। इसलिए उसे अपनी समस्याएं भी ढूंढनी है कि हमारी क्या समस्याएं हैं, उन पर हम जो है अपना ध्यान केंद्रित करें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो है भाई बंधु है, युवा है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो विद्या ग्रहण करेगा तो उसके अंदर बुद्धि आएगी, और बुद्धि आएगी तो उसके अंदर विवेक आएगा, और जब विवेक होगा तो वो व्यक्ति शिक्षित होगा, और जब शिक्षित होगा तो वही व्यक्ति अच्छाई और बुराई की पहचान करने में सक्षम होगा। केवल विद्या ग्रहण करने से व्यक्ति अच्छाई बुराई नहीं जानता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि विद्या तो लोग वही पढ़ते हैं जो किताबों में पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं जब पढ़ता था तो हमारे एक छात्र ने गुरुजी से एक सवाल कर दिया कि सर जी, ये जो तारा थी बाली की पत्नी, सुग्रीव की पत्नी, बाली की पत्नी, तो वो तो एक महिला थी, और सुग्रीव और बाली ये बानर थे, तो बानर की जो पत्नी होगी तो बनरिया होगी, वो तो जो है एक महिला नहीं हो सकती है। तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये उत्तर आज तक मैं भी नहीं ढूंढ पाया हूँ, तुम बहुत ज्यादा पढ़ो, पढ़ने के बाद इसका उत्तर ढूंढना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो किताबों में पढ़ा है वही हम लोग पढ़ते हैं, और जब तक उस पर हम लोग अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, अपना तर्क नहीं ढूंढते हैं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। तो इसलिए अगर हमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना है तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ शिक्षित करना भी जरूरी है। जहां तक शिक्षित करने का सवाल है, अगर वो बच्चा अपने घर में ही घुसा रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो शिक्षित नहीं हो सकता है। इसके लिए उसको समाज के बीच में जाना होगा, समाज के लोगों में बैठना होगा, समाज के लोगों में प्रतिभाग करना होगा, समाज की अच्छाइयों बुराइयों को पहचानना होगा, समाज के लोगों का समस्याओं का समाधान करना होगा, उसके लिए उसे आगे आना होगा, और अपनी जो भी समाज की अच्छाइयां बुराइयां उनको दूर करने का प्रयास करना होगा। तभी मैं समझता हूं कि कोई भी युवा हो चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है तभी अपना विकास कर सकता है, अपना नेतृत्व कर सकता है, जब उसके अंदर ये सभी गुण हों। 1 बजे से कल डायरेक्ट स्ट्रीमिंग होगा। अधिक से अधिक लोगों को कोशिश करना है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़े, बिल्कुल, और अपना करें। इसका जो सिस्टम होगा, हर पार्टिसिपेंट बोलेगा 10-15 मिनट, जो भी टाइम ले सकता है लेगा, बोलेगा। बोलने के बाद 5 से 10 मिनट टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए। जी, तो क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, हर के बाद चलेगा 5 to 10 मिनट। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन करेगा, और जो बोलने वाला बोला है वो जो है उसका जवाब देगा। दो जो आज प्रोग्राम हुआ और जो कल होगा, इस टाइप के प्रोग्राम जो है महीने में हम लोगों को जो 4-4-8 करने का सोचे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो बाकी सब लोगों का ये सहयोग चाहिए कि पार्टिसिपेंट अपना पार्टिसिपेंसी भेजे यहाँ पर, ग्रुप में डाल दे या हम लोगों को भेज दे, और उसको लगता है कि किसी अन्य विषय पर भी चर्चा करना है
तो वो विषय भी दे सकता है। वो चाहे तो ग्रुप भी बना के 4-5 लोगों के साथ आ सकता है। हम लोगों को कोई इसमें समस्या नहीं है, हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक ना। और आज जो हम लोग विषय पर किए हैं, इसको 3-4 बार हम लोग और करेंगे कि इसमें और डिटेल में डिस्कशन हो। ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक। और एक चीज और मैं शेयर करता हूँ, ये इस स्लाइड में, ये स्लाइड जो है मैंने बनाया है कुछ एक छोटा सा सर्वे करके। ये केस स्टडी है 2000 का। एक गांव है, उसका पॉपुलेशन 850 है, और मैन वोमेन, महिला और पुरुष की जनसंख्या मैं 50% मान लिया हूँ, 425। तो ये 2020 में इस गांव में जो है वोमेन जो ग्रेजुएट जो थी, 2 औरत जो थी ग्रेजुएट थी केवल 2000 में, और एक औरत जो है जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब में थी। और पुरुष जो था 10 ग्रेजुएट थे, 2 पोस्ट ग्रेजुएट थे, कुल 19 जो है जॉब करते थे। तो ये वहाँ के रेशियो था। और इसके डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊं कि, और इसमें जो है परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मिला के 1%, 6% था टोटल पॉपुलेशन का। हाँ, 1.6% ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट का था। और जो गवर्नमेंट जॉब में थे वो 2.35%। ओके, इसमें से ए एंड बी क्लास जॉब में, ए में तो कोई था नहीं, बी क्लास जॉब में 3 लोग थे, सी क्लास जॉब में 4 लोग थे। सी क्लास जॉब मतलब टीचर और बाबू, ठीक। और डी क्लास जॉब में 16 थे। तो डी क्लास जॉब में 16 वो लोग थे जैसे कि पब्लिक सेक्टर में कोई ड्राइवर था, कुछ क्रेन ऑपरेटर था, ऐसे जॉब वाले थे। और इसी गांव के जो है 2020 का ये डाटा है। 2020 के डाटा में जो है पॉपुलेशन 1150 हो गया है, इसमें भी 50%। और इसमें जो है परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 15% है। परसेंटेज ऑफ जॉब जो है 8% है। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है। लेकिन फिर इतना होने बढ़ने के बाद भी जो है ए क्लास और बी क्लास जॉब में सिर्फ 4 लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में। एक क्लास बी में प्रमोट करके गए हैं, बाकी बी क्लास में है। सी क्लास में 6 लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट टीचर प्लस बाबू क्लर्क या इस टाइप से। डी क्लास में 8 लोग हैं। डी क्लास मतलब पब्लिक सेक्टर वगैरह में जो है बाबू क्लर्क या क्रेन ऑपरेटर टाइप के लोग हैं, जिनका एजुकेशन कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब में 34 लोग हैं। तो प्राइवेट जॉब में 34 लोग हैं, तो इसमें डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर भी हैं, बट ज्यादातर लोग जो है बहुत खराब पोजीशन में है। इसमें से 5-7 लोग ही होंगे जो अच्छे से जो है जॉब कर रहे हैं। नंबर के बात करेंगे तो ये जो है नंबर ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बढ़ा हुआ है। ग्रेजुएट औरत जो है 40 हो गई है, जो कि पहले 4-5 थी। पोस्ट ग्रेजुएट 4, इंजीनियर 10, लेडीज के बात कर रहा हूँ। डॉक्टर 2, ये डॉक्टर दोनों अभी पढ़ रहे हैं। ITI डिप्लोमा 1 भी नहीं, PhD 1, और गवर्नमेंट जॉब में 8 औरत है। पुरुष में जो है ग्रेजुएट 75, पोस्ट ग्रेजुएट 19, इंजीनियर 20, डॉक्टर 1, ITI डिप्लोमा 25, PhD 3, और जॉब में जो है 45। लेकिन पुरुष में जो है काफी संख्या बढ़ा हुआ है। इसका कारण जो है 2000 या 2000 से थोड़ा पहले एक बहुत बड़ी आबादी जो है गांव से माइग्रेट करके शहर गई है, ठीक ना। जो पहले वाला स्लाइड में दिखाया कि जो सी क्लास बिना पढ़े लिखे लोग ड्राइवर और खलासी के काम करते थे पब्लिक सेक्टर में, उस टाइप के लोग या उनके फैमिली के लोग जो बाद में माइग्रेट करके गए हैं, वो अपने बच्चों को काफी अच्छा पढ़ाए हैं। तो ये जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो संख्या बढ़ा है, उन लोगों को ज्यादा बढ़ा है जो गांव से निकल के बाहर गए हैं। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज के बहुत डिमेरिट है कि ज्यादातर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे पढ़ाई किए हैं, ये सी कैटेगरी स्कूल से किए हैं। गवर्नमेंट स्कूल से करे या सरकारी स्कूल से करे हैं, ये सी कैटेगरी स्कूल से किए हैं। जैसे IIT, NIT, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU टाइप के इंस्टीट्यूट से जो है पढ़ाई नहीं किए हैं।
तो ये एक गांव के जो है केस स्टडी है, और हम लोगों पर भी एजुकेशन में काफी अच्छा बढ़ रहा है। हम लोग आसपास के गांव में इस टाइप से करके देखना चाहिए कि लमसम में हम लोग क्या है, जिससे कि हम केवल डिमोरलाइज ना हो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम लोग मोरलाइज भी हो कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोग डाटा देखेंगे तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फिर जो है राजनीति में भी जो है या नेतृत्व में भी जो है हम लोग बहुत तेजी से आगे जो है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ अब टॉक शो को समाप्त किया जा रहा है, और आप सभी भाइयों का, सभी बुद्धिजीवियों का बहुत बहुत धन्यवाद।